हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पुष्पक क्लासेस में स्वागत है। ये हम लोग आज क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 9 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले मैंने 8 चैप्टर का डाला है। आप लोग से गुजारिश है कि एग्ज़ाम से पहले उसे ज़रूर देखें। आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी ये लाभदायक होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो अगर ये वीडियो भी आप लोग देख लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त। तो देखिए, इतिवृत्त और शासक, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो शासक जो है था, राजा महाराजा को किया जाता था, और इतिवृत्त जो उनके द्वारा लिखी गई थी चीज़ें थी, जैसे पांडुलिपियाँ वगैरह हो गया, या उनके द्वारा राजाओं के द्वारा काल में बहुत सारी किताबों की रचना की गई थी, तो उनके द्वारा जो रचित किताबें होती थी वो इतिवृत्त कहलाती थी। ठीक है, देखिए, कौरणी शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो कौरणी शब्द औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर झुकाते थे। ठीक है, तो ये कौरणी शब्द था जो इसमें आप लोग को दाएं हाथ को क्या किया जाता था, तलहटी की को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। एक अभिवादन था। 1526 से 1707 तक के बीच भारत में शासन करने वाले वंश का नाम बताइए और इस वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत ही आसान है। इसका मुगल वंश कहा जाता था और संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई जब हुई थी, तो पानीपत याद रखिएगा, ये पानीपत ये हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। तो वहाँ पर एक जगह था पानीपत, तो वहाँ पर लड़ाई हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, जिस कारण फिर बाबर भारत का नया सम्राट बन जाता है और नए वंश की स्थापना करता है, जिसे मुगल वंश कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, किताब खाना शब्द का अर्थ क्या है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे ये मुगल वंश से रिलेटेड आपको एक चीज़ और आप लोग को कर्म याद होना चाहिए था। जैसे 1526 से लेकर 1507 तक कुल जितने भी राजा राज किए उनके नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो था, इसका कर्म सीक्वेंस आपको हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो राजा था वो बाबर था, बी फॉर बाबर। फिर उसके बाद आया उनका बेटा हुमायूं, एच। फिर आया उसके बाद अकबर, ठीक है, ए। फिर उसके बाद आया जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ये 1707 ईस्वी में ख़त्म, और यहाँ से शुरू होता है 1526 ईस्वी से। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये सब का जो नाम है ना, ये एक दूसरे का सब बेटा था। यानी कि हुमायूं का पिता बाबर, ठीक है, हुमायूं का पिता बाबर, क्या हो जाता, हुमायूं का पिता बाबर, फिर उसके बाद आ जाता है बाबर, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ठीक है, तो ये आप लोग का सीक्वेंस याद रखना आपको पड़ेगा ही। तो इसको अगर शॉर्टकट में याद रख सकते हैं आपको, BHAJSOB, भाज सोब। ठीक है, बी फॉर बाबर लिख लीजिएगा इसको, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहाँ, ओ फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह जफर। जो अंतिम था 1857 में इसको ख़त्म हो गया था, और 1862 में रंगून में जाके इसका मौत हो गया था। ठीक है, तो ये औरंगजेब तक आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कम से कम 1707 ईस्वी तक। BHAJSOB, भाज सोब। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किताब खाना शब्द का अर्थ क्या है। तो किताब खाना शब्द शाब्दिक अनुवाद इसका क्या है, पुस्तकालय, जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, वही था। यह एक ऐसा लेखन गृह था जहां शासकों द्वारा संकलित पांडुलिपियां रखी जाती थी एवं नई पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पांडुलिपियों की संरचना में संलग्न कुछ लोगों के कार्यों को बताइए। तो पांडुलिपियों की रचना के विविध कार्यों में बहुत लोग शामिल होते थे। इनमें से कुछ लोगों के द्वारा कागज़ बनाना, सुलेखन, घिसाई, चित्रकारी और जिल्दसाजी की जाती थी। बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, और एक जो बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाद में इसको फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। याद रखिएगा, इन्होंने बाबरनामा खुद की आत्मकथा उन्होंने खुद से लिखी थी। बाबरनामा फारसी भाषा में, जबकि तुर्की भाषा में जो लिखा गया था उसको तुजुके बाबरी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें क्या निभाया गया था।
तो अकबर के काल में खैर इसमें ज़्यादा थोड़ा स्त्रियों का दबदबा हो गया था, और जहांगीर के काल में नूरजहाँ का। देखिए इसको, मुग़ल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां बेगमों आगाह में अंतर रखा जाता था। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखिए, पत्नियां और उनके अनेक महिलाएं साधारण से साधारण कार्य से लेकर बुद्धिमत्ता से अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। नूरजहाँ के बाद मूल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जहाँ आरा रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान आवार्षिक आय होती थी, जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों या बागों का निर्माण का अधिकार भी दे दिया था। चांदनी चौक की रूपरेखा जहाँ आरा के द्वारा बनाई गई, ये भी एक उपलब्धि कह सकते हो महिलाओं के द्वारा, जो उन्होंने जहाँ आरा जो थी उन्होंने चांदनी चौक की रूपरेखा को तैयार की थी। अब बादशाहनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बादशाहनामा क्या था, ध्यान रखिएगा, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक, बार बार क्यों आ जाता है यार ये, ध्यान से देखिए, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक ये था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत था, और इसके जो भी राजा थे इन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया था। इन्होंने क्या किया था, खुद को सुल्तान घोषित किया था। और ये 1526 के बाद से 1707 ही हम लोग मान के चलिए, 1707 के बाद तो उत्तर मुगल काल शुरू हो गया। इसमें ज़्यादातर राजाओं ने खुद को बादशाह घोषित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1526 के बीच में राजा खुद को सुल्तान मानते थे, जबकि बादशाह 1526 से 1707 के मुग़ल सम्राट के जितने भी सम्राट थे, साम्राज्य के जितने भी सम्राट थे, सब खुद को ज़्यादातर बादशाह ही मानते थे। ठीक है, फैक्ट्स इतना पता होना चाहिए। आगे देखिए, सॉरी इसके बारे में नहीं पढ़े थे। अबुल फजल एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अबुल फजल का एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्होंने ही बादशाहनामा लिखा था। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उस अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्ति किया था। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इनकी 3 जिल्दें, जिल्द यानी दफ्तर होता है, और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627.47 के पहले के 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बादशाह में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया था। ठीक है, इसमें बादशाहनामा का उसमें डिटेल जो दिया गया अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा ही लिखा गया था ज़्यादातर। ठीक है, अब इसको अब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके लेखक कौन थे, तो आप लोग राइटर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी की प्रणाली के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। और ये मनसबदारी व्यवस्था जो था अकबर के द्वारा लागू किया गया था। आप लोग को पता होगा कि मुग़ल बादशाह जो था अकबर, वो बहुत महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सभी धर्मों को बढ़ावा दिया था और सभी धर्मों को उन्होंने संरक्षण भी दिया था। उन्होंने अकबर के द्वारा ही एक नया धर्म शुरुआत किया गया था, जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही अकबर द्वारा ही शुरू किया गया था, एक नया धर्म, जिसमें से 18 लोगों ने कुल एक्सेप्ट किया था, जिसमें से हिंदू में मात्र एक बीरबल थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में ना 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न मतलब 9 ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग गुणों में वो निपुण थे, जिसमें एक जिसमें एक बीरबल और टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, ये सब प्रमुख थे। ठीक है, अब इसका मनसबदारी क्या था, तो मनसबदारी जो ऊंचे जिस तरह के लोग होते थे उनको ऊंचा पोस्ट प्रदान किया जाता था। मनसबदारी यानी कह सकते एक तरह से पद था, और वो पद किसे मिलता था उसको समझिए। मनसबदारी प्रणाली के गुण क्या थे, तो सम्राट को सैन्य संगठन संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाना। मनसबदारी में कुल मिला के एक सेना को बंटवारा कर दिया गया था, जो एक व्यक्ति के हैंड में चला जाता था और वो उनके उच्च पोस्ट प्राप्त कर दिया जाता था, जिसके तहत फिर उसके अपने सेना रखते थे, और फिर सेना का सारा जिम्मा जो था मनसबदारों के ऊपर सौंप दिया गया था। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, सम्राट को सैन्य संगठन संबंधियों से परेशानियों से छुटकारा मिल गया। दूसरा, योग्यता के अनुसार पद प्रदान किए। अकबर एकमात्र ऐसा सम्राट थे जिन्होंने योग्यता के अनुसार उनको वही पोस्ट दिया जिसमें वो निपुण था। प्रशासनिक व्यय को सीमित कर दिया। साम्राज्य का विस्तार एवं स्थायित्व प्रदान कर देना। 5वां, मनसबदार कला और साहित्य के पोषक
पोषक थे। अब इसका तो गुण हो गया, इसमें दोष क्या होता था उसको समझिए। वैभवशाली जीवन से धन को दुरुपयोग होना, मतलब शान पट्टी दिखाएंगे तो ज़्यादा आपका पैसा बर्बादित होगा ही। निर्धारित संख्या से कम सैनिक, जितना सैनिक निर्धारित किया गया तो उससे कम सैनिक इसमें दिया जाने लगा मनसबदारी प्रथा में। सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का विकास नहीं होना, अमीर तथा सरदारों में विद्रोह की भावना पनपना, मुगल सेना का राष्ट्रीय सेना न बन पाना, शासक और सैनिकों के मध्य सीधे संपर्क की कमी। अब मान लीजिए जो सैनिक है, नॉर्मल सैनिक है, वो तो डायरेक्ट सरकार राजा से तो संपर्क नहीं कर पाएगा ना, वो जब भी संपर्क करेगा वो अपना मनसबदार से ही संपर्क करेगा और जो भी बातें होगी उन्हीं से पास कहेगा। लेकिन राजा का संपर्क सीधा यहाँ से कट गया। लेकिन मनसबदारी प्रथा जब नहीं थी तो राजा का संपर्क सीधे सेना से होता था। ठीक है, और ये था आप लोग का मुगल सम्राट से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये आप लोग आशा करेंगे कि इसको वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। और जो क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण, जो आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा, उसको आप दोबारा देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। आप लोग को मैं एक बता देता हूँ कि जे राजाओं के बारे में थोड़ा हम आप लोग के पास डिस्कस करते हैं। जैसे बाबर, ठीक है, तो बाबर 1526 ईस्वी में राजा बना था 1530 तक। फिर उसके बाद आया हुमायूं, ठीक है, हुमायूं आया। तो हुमायूं का काल जो है ना लुढ़कता हुआ रहा और लुढ़कता हुआ इनका मृत्यु भी हो गया था। 1530 ईस्वी में ये राजा बने, 1540 तक ये फिर से दोबारा राजा बनते हैं। 1540 के बाद इनको भारत छोड़कर भागना पड़ा था, दूसरे जगह क्षेत्र में शरण लेना पड़ा था। फिर ये आते हैं 1555 में और 1556 तक वो राजा रहते हैं, यानी कि 1 साल राज करते। फिर उसके बाद आता है अकबर, जो सबसे महान शासक था। तो 1556 में वो राजा बना और 1605 ईस्वी तक बना रहा। ठीक है, अकबर का काल जो था ना बहुत ही बेहतरीन स्वर्ण काल का एक तरह से कह सकते हो। लेकिन ये इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहाँ के काल को माना जाता है, जबकि जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इनका कोई भी काल को स्वर्ण युग माना नहीं जाता है। बट इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, लोगों के बीच में आपसी समानता विचार बढ़ा। तो इसके बाद आता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर राजा बनता है 1605 में और ये 1627 ईस्वी तक बना रहता है। कट हो गया। तो जहांगीर, ठीक है, तो 1605 में बनता है और 1627 तक बना रहता है। ठीक है, अब ये इसके बाद आता है शाहजहाँ। ठीक है, नाम अच्छा पूरा नहीं लिख पा रहे तो शॉर्टकट में समझिए, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो 1627 में वो राजा बनता है और 1658 तक वो राजा बना रहता है। फिर इसके बाद आता है औरंगजेब। ठीक है, ये 1658 में बना था राजा और 1707 तक, गलत लिखा गया, ठीक है, ये 1707 तक वो बना रहा था। आप लोग एक चीज़ भी और भी याद आपको रखना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण युग था ना, उस शाहजहाँ का काल था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का काफ़ी ज़्यादा इसमें विकास हुआ था। जबकि भारत के इतिहास अगर पूछा जाए कि भारत के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो वो था गुप्त काल। ठीक है, गुप्त वंशों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये मुगल सम्राट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और आप लोग को अगर किसी वीडियो को एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए किसी भी क्वेश्चन से, किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप भी हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी तरह का अगर कुछ दिक्कत हो हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करके डालेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।